हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्टेक्स्ट सॉफ्टेक्स एट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनीज ई फॉर्म डीपीटी 3 के बारे में, जिसको हम रिटर्न ऑफ डिपॉजिट के लिए फाइल करते हैं। तो अगर आपको जानना है कि क्या है कंपनी ई फॉर्म डीपीटी 3, कैसे आप इसे फिल कर सकते हैं, कौन कौन कंपनीज को इन्हें फिल करना चाहिए और कौन कौन एग्जेम्प्ट है, और क्या डॉक्यूमेंट या अटैचमेंट रिक्वायर्ड होते हैं इसको फिल करने के लिए, तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए अंत तक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं मारिएगा, अन्यथा आपको हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में ना आए। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले हम कुछ बातें करते हैं कंपनीज ई फॉर्म डीपीटी 3 के बारे में। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा कि इसे हमें रूल 16 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 के अकॉर्डिंग फाइल करना होता है। डीपीटी 3 जो है ये एक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट है जो कि हर एक कंपनी को फाइल करना होता है ताकि वो अपना इन्फॉर्मेशन दे सके डिपॉजिट या फिर आउटस्टैंडिंग रिसीप्ट या लोन का या फिर कोई वैसा मनी का जो डिपॉजिट के अलावा हो। डीपीटी 3 एक स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न है जो कि हर कंपनी को फाइल करना होता है, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी छोड़ के बाकी जितनी भी कंपनी है उनको ये फाइल करना कंपलसरी है। जैसे क्लास ऑफ कंपनी स्पेसिफाई कर किया जाए तो जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है अंडर सेक्शन 73 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, तो उन सारी कंपनियों को इसे फाइल करना जरूरी है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में है, 1% कंपनी में, इस सब कंपनी में आपका कंपनी फॉल करता है तो आपको डीपीटी 3 फाइल करना जरूरी है। स्मॉल कंपनीज को भी डीपीटी 3 फाइल करना पड़ता है। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है उसमें आपको ऑडिटर सर्टिफिकेट सबसे मेन है जो आपको अटैच करना होता है इस फाइल में, और साथ में लेटेस्ट ऑडिट बैलेंस शीट भी आपको लगाना होता है। डीपीटी 3 जो है वो बेसिकली दो तरह का है, एक वन टाइम रिटर्न एंड एक एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न आपको हर साल फाइल करना होता है, वहीं वन टाइम रिटर्न आपको सिर्फ एक बार ही फाइल करना होता है। अगर मैं एनुअल रिटर्न की बात करूँ तो इसका जो लास्ट डेट होता है फिलिंग का वो 30th ऑफ जून होता है एवरी ईयर, बट इस बार कोविड के कारण 2020 में इसे 31 दिसंबर तक एक्सटेंड किया गया है। तो ये तो हो गई कुछ बातें कंपनीज ई फॉर्म डीपीटी 3 के बारे में। अब चलिए हम बात करते हैं डिटेल में कि कौन कौन कंपनीज एप्लीकेबल है इस फॉर्म को फाइल करने के लिए। तो अगर हम रूल 16A को देखें तो डीपीटी 3 जो है वो सारी ही कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होता है जो रिसीव मनी करती है, लोन करती है, जो ड्यू है, एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनीज। डीपीटी 3 वो कंपनी जो स्मॉल हो, प्राइवेट हो, नॉन स्मॉल हो, 1% कंपनी हो या फिर पब्लिक हो, तो वो सारी कंपनीज को डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना पड़ता है। बोथ सिक्योर एंड अनसिक्योर लोन अलोंग विद एडवांस फॉर गुड्स एंड सर्विस मस्ट बी फाइल्ड इन डीपीटी 3 फॉर्म, यानी आपको सिक्योर अनसिक्योर लोन या एडवांस फॉर गुड्स एंड सर्विस का डिटेल होगा वो डीपीटी 3 में देना पड़ता है। इवन इफ द होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी ऑप्टेन द लोन देन इट ऑल्सो हैज टू फाइल द डीपीटी 3 फॉर्म। अगर आपका होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है और आपने लोन ले रखा है तब भी आपको डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। साथ ही में लास्ट पॉइंट में आप देखें तो अगर आपका कंपनी ने कोई लोन ले रखा है 1 अप्रैल 2014 से पहले और अभी तक वो ड्यू है, पेड नहीं हुआ है, तब भी आपको इसको आरओसी में को रिपोर्ट कराना पड़ेगा डीपीटी 3 फॉर्म के अंडर में। तो ये सब हो गई एप्लीकेबिलिटी टू फाइल द डीपीटी 3 फॉर्म। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन में और जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जो कि डिपॉजिट के अंदर नहीं आते हैं। ये सारे ही पॉइंट्स कृपया ध्यान से पढ़ लें और समझ लें, क्योंकि आपको फॉर्म फिल करने के टाइम आपको ये काफ़ी हेल्पफुल करेंगे और मदद करेंगे, क्योंकि आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम में ये सारे ही डेटा वहाँ पे आपको डालना पड़ता है डीपीटी 3 के अंदर। तो जैसे कि पहला पॉइंट में आप देख सकते हैं, आपने कोई भी अमाउंट रिसीव किया हो गवर्नमेंट या गारंटीड हो आपको गवर्नमेंट से या फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन बैंक से, उसे हम कंसिडर नहीं करते डिपॉजिट के तौर पर। एनी अमाउंट आपने रिसीव किया हो लोन्स या फैकल्टी फ्रॉम एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड इंश्योरेंस कंपनी और बैंक, उसे भी हम कंसिडर नहीं करते डिपॉजिट के तौर पर। कोई भी अमाउंट हमने रिसीव किया एक कंपनी से दूसरे कंपनी के लिए, उसे भी हम कंसिडर नहीं करते डिपॉजिट के तौर पे। या फिर सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटीज़ एंड कॉल इन एडवांस, वो भी कंसिडर नहीं किया जाता है डिपॉजिट के टर्म में। अगर आपने कोई भी अमाउंट जो है रिसीव किया है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी से या उसके कोई रिलेटिव से या कोई ऐसे इंसान से जो कोई पोजीशन रखता है आपको कंपनी में लेंडिंग के टाइम पे, उसे भी कंसिडर नहीं किया जा सकता डिपॉजिट के तौर पे। कोई भी अमाउंट आपने रिसीव किया होगा कोई कंपनी के एम्प्लॉय से जो उसका एनुअल सैलरी से ज़्यादा नहीं होगा उसके एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सच एज नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसे भी हम कंसिडर नहीं करते डिपॉजिट के तौर पर। अगर आपने कोई भी अमाउंट रिसीव किया है इन कॉज ऑफ और फॉर द पर्पज ऑफ या फिर बिजनेस ऑफ द कंपनी एज एडवांस फॉर द सप्लाई ऑफ provisions of service or a security deposit for the performance of the contract, the supply of goods or provision of service, यानी कि एडवांस में हमने कोई पेमेंट ले रखा हो उसे भी हम कंसिडर डिपॉजिट के तौर पर नहीं करते। अगर आपने रिसीट 25 लाख और मोर रखा है एक स्टार्टअप कंपनी से इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टिबल नोट, उसे भी हम डिपॉजिट के तौर पर नहीं रखते हैं। अगर आपने कोई अमाउंट रेज किया है बाय इशूइंग सिक्योरिटी बॉन्ड्स और डिबेंचर विथ फर्स्ट चार्ज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर नॉट हैविंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी,
दैट इज़ ऑल्सो नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट। अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम प्रोमोटर्स को भी हम कंसिडर नहीं करते डिपॉजिट के तौर पर। कोई भी अमाउंट रिसीव किया एक कंपनी से फ्रॉम अ निधि कंपनी और अ वे ऑफ सब्सक्रिप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चिट अंडर द चिट फंड्स एक्ट 1982, उसे भी हम डिपॉजिट के तौर पर नहीं करते हैं कंसीडर। एनी अमाउंट आपने रिसीव किया है फ्रॉम अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से या अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड या म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड विद सेबी से, तो उसे भी हम डिपॉजिट के तौर पर कंसीडर नहीं करते, या फिर कोई भी ऐसा कंसीडर डिपॉजिट में नहीं किया जा सकता जो कि रूल 21C के अंडर में आता हो। वैसे सारे ही अमाउंट को हम डिपॉजिट के टर्म में नहीं रखते जो कि रूल 21C के अंदर क्लॉज में आता होगा। तो ये सब हो गए ट्रांजैक्शन की बातें जो डिपॉजिट में कंसिडर नहीं की जा सकती। अब बात होती है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि आप डीपीटी रिफॉर्म को फाइल अगर नहीं करते हैं तो सबसे पहले अगर कोई भी कंपनी जो कि डीपीटी फॉर्म को फाइल नहीं करती है तो उसे ये सब कॉन्सिक्वेंसेस देखने के मिलेंगे, जैसे कि आप अंडर सेक्शन 73 में देख सकते हैं कि एक पेनल्टी और मिनिमम 1 करोड़ या ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर विच में एक्सटेंड टू ₹10 करोड़ उस पर इम्पोज किया जाएगा, या फिर जो ऑफिशियल जो डिफ़ॉल्ट में शामिल होगा उसको इम्प्रिजमेंट हो सकता है 7 साल का, या फिर उसको फाइन लग सकता है अप टू 25 लाख विच में एक्सटेंड टू ₹2 करोड़। रूल 21 के अंडर अगर कंपनी और एवरी ऑफिसर इज डिफॉल्ट अ फाइन विच में एक्सटेंड अप टू ₹5,000 एंड वेयर द कंट्रावेंशन इज कंटिन्यू वन अ फाइन और ₹500 फॉर एवरी डे सिंस द डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट होता है कंपनी के द्वारा या ऑफिसर के द्वारा तो उसे ₹5,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, और अगर ये कंटिन्यू रहता है तो उसे ₹500 का जुर्माना हर दिन के साथ इंक्रीज़ किया जाएगा उसके डिफ़ॉल्ट के अंदर, जो कंपनी को पे करना पड़ सकता है। तो ये सब हो गए कंसिक्वेंसेस की बातें नॉन फिलिंग और डीपीटी 3, और हमने आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या है डीपीटी 3, क्या ट्रांजेक्शन का इंक्लूड नहीं होता, कौन कौन एप्लीकेबल है, अगर नहीं भरता तो आपके साथ क्या होगा। तो अब चलते हैं फॉर्म फिलिंग की ओर, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा कि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप अपने एमसीए के साइट पर जाके डीपीटी फॉर्म को डाउनलोड कर लें। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि कैसे आप एमसीए के साइट से कंपनीज फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डीपीटी 3 को एक्सट्रैक्ट करके ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का नजर आएगा, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको फॉर्म नंबर डीपीटी 3 नजर आ रहा है, उसी के नीचे लिखा हुआ है रूल 16 ऑफ द कंपनी, रूल 2014, या राइट हैंड साइड में आपको टॉप पे रिटर्न ऑफ डिपॉजिट लिखा हुआ आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पहले कि यहाँ पे आप जिसमें भी आपको रेड स्टार इस तरह का यहाँ पे नजर आएगा, वो सारे ही फील्ड मैंडेटरी होते हैं, कंपलसरी होते हैं फिल करने के लिए, उनको आपको फिल करना ही पड़ेगा। तो आइए हम बिना देर किए फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट का एम है, या तो आपको सिन नंबर डालना है अपना कंपनी का, या फिर आपका जीएलएन नंबर डालना है। तो हमारे पास जैसे कि कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर सिन नंबर है हमारा कंपनी का, तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे डाल दिया अपना सिन नंबर, आप भी अपना सिन नंबर कंपनी का डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीफिल का बटन नजर आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रीफिल का बटन पर क्लिक करिएगा तो आपका 2 का ABC वाले जो कॉलम होंगे, नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी एंड ईमेल, जो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों ही ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे आपके सिन नंबर के थ्रू, जिसमें आपकी कंपनी की डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ फिल करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाते हैं। इसके बाद हम थर्ड नंबर पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट में आपको पर्पस ऑफ द फॉर्म सेलेक्ट करना है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉलम है, बिकॉज आप यहाँ पे जैसे ही कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वैसे ही आपका जो फॉर्म है वो मॉडिफाई हो जाता है। तो आइए एक एक करके मैं आपको चारों ही बस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कब आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कि पहला वाला आपको तब करना है कि मान लीजिए आप वन टाइम रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं एग्जाम डिपॉजिट के लिए, यानी कि वैसे मनी या ट्रांजैक्शन के लिए जो डिपॉजिट के अंदर नहीं आता रूल 21C के अंदर, वैसे के लिए अगर आप फाइल कर रहे हैं और वन टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको पहला सेलेक्ट करना है। रिमेनिंग जो नीचे 3 है वो एनुअल डिपॉजिट के लिए है, एनुअल रिटर्न के लिए है। तो अगर आप एनुअली फाइल कर रहे हैं तो आपको नीचे हम तीनों में से कोई सेलेक्ट करना है। उसमें भी क्या है तो वो मैं एक एक करके बता देता हूँ। सेकंड वाला ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना है कि मान लीजिए आप रिटर्न ऑफ डिपॉजिट के लिए एनुअली फाइल कर रहे हैं तो आपको सेकंड वाला करना है। थर्ड वाला आपको तब करना है कि मान लीजिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं वैसे ट्रांजैक्शन या अमाउंट के लिए जो डिपॉजिट के अंडर नहीं आता है रूल 21C के अंदर, और एनुअली फाइल कर रहे हैं तो आपको थर्ड वाला सेलेक्ट करना है। फोर्थ वाला आपको तब करना है कि जब आपका कंपनी के सीन में मान लीजिए डिपॉजिट और वैसे ट्रांजैक्शन भी है जो डिपॉजिट के अंदर नहीं आते हैं, एग्जाम डिपॉजिट है, तब आपको फोर्थ वाला सेलेक्ट करना है। आइए एक एक करके मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ कि किस में कैसे ऑप्शन आपको नजर आएंगे। तो मान लीजिए आप वन टाइम वाला सेलेक्ट कर लेते हैं पहला ऑप्शन, तो हम यहाँ नीचे आएंगे तो ज़्यादातर जो मेजर चेंजेस आएंगे वो आपका 8 नंबर कॉलम में ही आएंगे। जैसे कि 8 नंबर कॉलम में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे।
ये नेट वर्थ एज पर द लेटेस्ट ऑडिट बैलेंस शीट प्रेसिडेंट डेट ऑफ द फिलिंग। इसी में मेजर चेंजेस आएंगे, इसी में नए कॉलम ऐड हो जाएंगे और कुछ कम हो जाएंगे एज पर द ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब आ रहा है। 13 नंबर में पर्टिकुलर ऑफ चेंज आ रहा है। 14 नंबर में आपका टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग मनी और लोन रिसीव बाय द कंपनी नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट इन टर्म ऑफ रूल 21C एंड 16 नंबर में आपका क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेंड आ रहा है। तो ये सब कॉलम आ रहा है। जब आप वन टाइम रिटर्न का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं पहला वाला, तो मान लीजिए मैं ऑप्शन चेंज करता हूँ, सेकंड वाला सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि रिटर्न और डिपॉजिट मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म फिर से लोड होना स्टार्ट हो गया, यानी ये मॉडिफाई कर रहा है अपने आप को। और जैसे ये मॉडिफाई होता है मैं अब यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, फिर से 8 नंबर वाले कॉलम पे चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डी कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो गया है इस सीन में। बाकी तो भले सेम है लेकिन डी नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। फिर हम नीचे जाएंगे तो आप 9 नंबर देख सकते हैं, 10 नंबर देख सकते हैं, पर्टिकुलर डिपॉजिट 11, ये अलग अलग नए नए कॉलम यहाँ पे मॉडिफाई होकर ऐड हो गए हैं। तो ये आपको अपनी कंपनी के अनुसार यहाँ पे आपका जो ऑडिट बैलेंस शीट होगा उसके अनुसार यहाँ पे डेटा डालना है। मुझे तो जैसे कि 3rd नंबर पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन बाय कंपनी नॉट कंसिडर डिपॉजिट वाला सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ 3rd नंबर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और डिटेल फिल करके दिखाता हूँ। तो वैसे ही आपको अपने हिसाब से कंपनी में आप किस लिए फाइल कर रहे हैं वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और अपने कंपनी के ऑडिट बैलेंस शीट के अनुसार वहाँ पे डेटा डालना है। तो चलिए, जैसे कि हमने 3rd नंबर पर्पज ऑफ द फॉर्म सेलेक्ट कर लिया है। 4th नंबर वेदर द कंपनी इज पब्लिक और प्राइवेट, ये भी आपके सिन नंबर से ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। 5th नंबर में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको गवर्नमेंट कंपनी है या प्राइवेट है। तो बेसिकली गवर्नमेंट के लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो यहाँ पे हम सिंपली नो कर देंगे। देन फर्दर हम इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो यहाँ 6 नंबर में जो ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी है ये आपके सिन नंबर से प्रीफिल हो जाता है ऑटोमेटिक, आपको यहाँ पे कुछ ध्यान की जरूरत नहीं होता। 7 का बी में आपको डेट ऑफ लास्ट क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, जो भी आपका कंपनी का लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स का वो डेट आपको यहाँ पे डालना है। तो इस कैलेंडर के माध्यम से हम यहाँ पे डेट वो सेलेक्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो अपनी कंपनी का जो भी लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है। एंड देन फिर 8 नंबर में हमें नेट वर्थ डालना है अपना लेटेस्ट ऑडिट बैलेंस शीट का कंपनी के अनुसार डेट ऑफ रिटर्न फीलिंग से पहले। मान लीजिए आपका 2019 या 20 का ऑडिट रिपोर्ट तैयार हो गया है या नहीं हुआ है लेटेस्ट वाला, अगर प्रीवियस ईयर का आपके पास, तो आप उसका वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं अपने ऑडिट बैलेंस शीट के अनुसार। तो आइए हम अपने ऑडिट बैलेंस शीट ऑफ कंपनी के अनुसार यहाँ पे डेटा डालना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना डेटा उसी अनुसार से यहाँ पे डालना स्टार्ट कर दें। तो चलिए, सबसे पहले हम वन में पेड अप शेयर कैपिटल का अमाउंट यहाँ पे डालते हैं रुपीज़ में अपने ऑडिट बैलेंस शीट के अनुसार कंपनी का। आप भी इसे एकदम डिट्टो वैसे ही डालिएगा अपना ऑडिट बैलेंस शीट के अनुसार। ये टैली करना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको नोटिस आ सकता है। तो हम एक एक करके यहाँ पे अमाउंट डालते हैं। तो पहले पेड अप शेयर कैपिटल यहाँ पे डाल देते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल डालने के बाद यहाँ पे फ्री रिजर्व्स डाल सकते हैं। फ्री रिजर्व यहाँ पे डालने के बाद हम नीचे एक का 3rd में आएंगे जहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट का वैल्यू हमको यहाँ पे डालना है अपना कंपनी का। आप भी अपना कंपनी के अनुसार यहाँ पे अपना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो भी अमाउंट है रुपीज़ में वो यहाँ पे डाल दें। तो वो अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे बी नंबर का फर्स्ट में एक्यूमुलेटेड लॉस बैलेंस ऑफ डिफरेंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, 3rd में एक्यूमुलेटेड अनप्रोवाइडेड डिप्रिसिएशन, 4th में मिसलेनियस एक्सपेंस एंड प्राइमरी एक्सपेंस, 5th में अदर अनटेंजिबल एसेट्स, वो सब का वैल्यू आपको डालना है। तो आपका कंपनी का ऑडिट बैलेंस शीट के साथ जो भी अमाउंट है यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल देना है। हमारे सारे सिनारियो में 0 है तो हम वो सारे सिनारियो में 0 फिल कर देते हैं। आपको एम्पिटी नहीं छोड़ना, अगर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आप 0 जरूर से डालें। सी में आप देख सकते हैं आपको जो नेट वर्थ है वो ऑटोमेटिक सिस्टम कैलकुलेट कर लेता है A - B करके, तो आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं होता। फिर हम यहाँ नीचे आते हैं पर्टिकुलर ऑफ चेंज, ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे अगर आपका कोई चेंज है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप डालिए, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ दें। तो हम यहाँ खाली छोड़ देते हैं। फिर यहाँ 15 नंबर में पर्टिकुलर ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी और लोन बाय अ कंपनी बट नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन टर्म ऑफ क्लॉज ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 2 ऑफ कंपनीज 2014, यानी कि कोई भी रिसिप्ट ऑफ मनी या लोन जो आउटस्टैंडिंग है और कंसीडर नहीं किया जा सकता डिपॉजिट के टर्म में, उसका डिटेल आपको देना होता है। अगर जो आउटस्टैंडिंग लोन या फिर रिसिप्ट ऑफ मनी है फाइनेंशियल ईयर का जो कि डिपॉजिट टर्म में कंसीडर नहीं किया जा सकता एज पर द सब रूल 1 एंड रूल 2 ऑफ क्लॉज C ऑफ कंपनीज 2014, उसका अमाउंट और डिटेल आपको यहाँ पे नीचे देना होता है। ये काफ़ी ब्रीफ डिटेल है, आपको एक करके पूरा डिटेल यहाँ पे डालना पड़ेगा। जहाँ पे वन टाइम में आपको सिर्फ 5 साल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर का जो आउटस्टैंडिंग लोन या रिसिप्ट ऑफ मनी था उसका देना होता है। वहीं एनुअल में आपको हर साल का देना होता है कि आपका क्लियर हुआ है या नहीं, वो आपको यहाँ पे डिटेल MCA मांगता है।
तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहला वाले में एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनी अदर सोर्स हुज रीपेमेंट इज गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी अमाउंट आपने रिसीव किया लोकल अथॉरिटी से, या 4 नंबर पॉइंट अमाउंट रिसीव फ्रॉम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसका अमाउंट आपको यहाँ पर डालना है। तो आपके लिए अगर कंपनी ने कोई भी अमाउंट इन्होंने रिसीव किया है तो यहाँ पे आप उसका अमाउंट डाल दें। मेरे सीन में यहाँ पे कोई अमाउंट हमारी कंपनी ने रिसीव नहीं किया तो हम सब में 0 डाल देंगे। आप अपने अनुसार यहाँ पे डाल दें। अगर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो प्लीज़ वहाँ पे 0 जरूर से डाल दें, अदरवाइज़ आपको लास्ट में एरर आ सकता है फॉर्म को सबमिट करने के टाइम। फिर यहाँ बी नंबर में हम आ जाते हैं, जहाँ पे आपको डिटेल देनी है कि आपने कोई भी अमाउंट अगर रिसीव किया है फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन इंटरनेशनल बैंक से या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, फॉरेन गवर्नमेंट ऑन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, उस हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू इनपुट करना है। तो आपके लिए जो भी एप्लीकेबल हो या फिर जो भी अमाउंट आपने अगर कोई रिसीव किया है तो उसका अमाउंट आप डालते चलिए, और जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे आप 0 पुट करते चलिए सिंपली। तो यहाँ पे जैसे कि और है फॉरेन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी से, कोलैबोरेटर से, बॉडी कॉर्पोरेट से, सिटीजन से, अथॉरिटी से, यानी कि बेसिकली फॉरेन से अगर आपने कोई अमाउंट रिसीव किया है, फॉरेन में आपको कई सारी बॉडीज़ होते हैं जहाँ से अमाउंट रिसीव कर सकते हैं, वो सारे ही बॉडीज़ यहाँ पे मेंशन है, उसके अनुसार आपको यहाँ पे वो अमाउंट सिंपली डाल देना है। तो हम एक एक करके यहाँ पे अपने कंपनी के अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू डालते भी जा रहे हैं। तो आप अपना कंपनी अनुसार यहाँ पे वैल्यू सिंपली पुट करें। तो यहाँ पे हम फॉरेन सिटीज़न वाला डाल देते हैं, फिर फॉरेन अथॉरिटी का वैल्यू पुट कर देते हैं, एंड देन फिर लास्ट में यहाँ पे पर्सन जो रेसिडेंट हो आउटसाइड इंडिया सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1992 के अनुसार अगर आपने कोई अमाउंट रिसीव किया तो वो अमाउंट हमने यहाँ पे डाल दिया। तो आप देख सकते हैं ये अमाउंट हमने रिसीव कर हुआ डाल दिया है बी नंबर कॉलम में। अब हम सी नंबर में, जहाँ पे हमें डालना है एनी अमाउंट रिसीव एज अ लोन और फैसिलिटी फ्रॉम द बैंकिंग कंपनी, या फिर सेकंड नंबर फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इट्स सब्सिडरी बैंक, थर्ड नंबर में फॉर बैंकिंग इंस्टीट्यूट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 51 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, या फिर फिफ्थ नंबर में करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक एज डिफाइंड इन क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980, एंड लास्ट नंबर में फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक एज डिफाइंड इन क्लॉज B2 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में आपने कोई भी अमाउंट रिसीव किया तो उसके अनुसार यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने एक एक करके अपने कंपनी के अनुसार यहाँ पे अमाउंट डालना स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे हम 4 नंबर का डाल देते हैं, एंड 5th नंबर में भी हमारा कोई नहीं है तो हम 0 पे डाल के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने किसी को एम्प्टी नहीं छोड़ा, जहाँ पे हमने कोई अमाउंट रिसीव नहीं किया वहाँ हमने 0 डाल दिया ताकि बाद में एरर ना हो। 3 नंबर में एनी अमाउंट रिसीव एज अ लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस कंपनी, शेड्यूल्ड बैंक्स एज डिफाइंड एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो यहाँ सब में 0 है हमारा, तो बेसिकली यहाँ पे हम 0 डाल के छोड़ देते हैं। तो ये डी नंबर कॉलम हमने डाल दिया है, और फिर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। एमसीए आपसे पूरी ही डिटेल मांगती है आपके आउटस्टैंडिंग लोन और ट्रांजेक्शन की जो डिपॉजिट में कंसीडर नहीं आता। ई में आप देख सकते हैं कि कोई भी अमाउंट आपने रिसीव किया अगेंस्ट इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इश्यू इन अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइन और नोटिफिकेशन इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका हमने डाल दिया। एफ में एनी अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी फॉर एनी अदर कंपनी का अमाउंट हमने कोई रिसीव किया तो वो डाल दिया हमने। जी नंबर कॉलम में यहाँ पे हमें डालना है कि एनी अमाउंट रिसीव्ड एंड हेल्ड pursuant to an offer made in accordance with the provision of the act was subscription to any security including share application money or advance toward allotment of security pending allotment, so as such amount is appropriate only against the amount due and allotment of security applied। यानी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी अप्लाई से कोई अमाउंट है तो वो आपको उसका वैल्यू वहाँ पे डालना है। फिर हम नीचे आते हैं एच नंबर में, कोई भी अमाउंट आपने रिसीव किया है एक पर्सन से जो कि उस टाइम डायरेक्टर था कंपनी का या रिलेटिव था उस कंपनी का डायरेक्टर का, उससे कोई अमाउंट आपने रिसीव किया है तो उसका वैल्यू आपको यहाँ डालना है। हमारे सीन में 0 है तो यहाँ सिंपली 0 डाल देते हैं। फिर हम आई का ए में आते हैं कि कोई भी अमाउंट आपने रेज किया है बाय इश्यू ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स सिक्योर्ड बाय द फर्स्ट चार्ज और अ चार्ज रैंकिंग विद द फर्स्ट चार्ज ऑन एनी एसेट रेफर टू इन शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट एक्सक्लूडिंग इनटैंजिबल असेट्स ऑफ द कंपनी, उसका अमाउंट डालना है आपको यहाँ पे। फिर उसी का बी नंबर में आपको बॉन्ड और डिबेंचर्स कंपलसरी कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी विद इन 10 ईयर्स, तो अगर वैसा कोई सीन का अमाउंट है तो आपको यहाँ पे डालना है, तो वो अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। वो डालने के बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, जे नंबर में जाते हैं जहाँ पे आपको डालना है एनी अमाउंट रेज बाय द इशू ऑफ नॉन कन्वर्टिबल्स डिबेंचर्स नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी एंड लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज पर एप्लीकेबल रेगुलेशन मेड बाय सेबी, तो उसका अगर आपका कंपनी का सीन कोई अमाउंट बनता है तो वो आपको यहाँ पर डालना है। तो जैसे कि हमारे सीन में अमाउंट बन रहा है तो वो अमाउंट हम यहाँ पर
डाल देते हैं। फिर के नंबर में एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम माई एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यानी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी को अमाउंट रिसीव किया है जो कि उसके एनुअल सैलरी से एक्सीड नहीं करता उसके कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, एज द नेचर ऑफ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसका अमाउंट वहाँ पर आपको डालना है। लास्ट वाला में एल नंबर में आपको एनी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट रिसीव्ड एंड हेल्ड इन ट्रस्ट, उसका अमाउंट वहाँ डालना है। एंड देन फिर फर्दर हम आगे चलेंगे जहाँ पे एम नंबर में आपको कोई भी अमाउंट रिसीव किया इन कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। फर्स्ट में आपने कोई भी एडवांस में सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस अकाउंटेड फॉर इन एनी मैनर व्हाट्स एवर प्रोवाइडेड दैट सच एडवांस इज अप्रोप्रिएट अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस विद इन अ पीरियड ऑफ 365 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सच एडवांस, तो उसका अमाउंट डालना है बेसिकली। यानी कि आपने एडवांस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन के नाम पर कोई मनी रिसीव किया है या लिया है तो उसका आपका अमाउंट यहाँ पे डाल देना है, तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। सेकंड नंबर पे हम जाते हैं तो एज एडवांस accounted for in any manner whatsoever received in connection with consideration for immovable property under an agreement or arrangement provided that such advance is adjusted against such property according to the term of agreement or arrangement, यानी कि आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट या अरेंजमेंट के टर्म में कोई अमाउंट रिसीव किया वो आपको डालना है। थर्ड में सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाई ऑफ गुड्स के नाम पे आपने कोई रिसीव किया तो वो आपको वहाँ पे डालना है। फोर्थ में आएंगे तो कोई भी अमाउंट आपने रिसीव किया है प्रोजेक्ट और सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एक्सेप्ट दोज कवर्ड अंडर आइटम बी और सब क्लॉज 7 क्लॉज सी और सब रूल 1 एंड 2 ऑफ कंपनीज 2014 के अंदर, तो वो आपको डालना है। फिफ्थ में कोई भी आपने फ्यूचर सर्विसेज या फिर वारंटी के नाम या मेंटेनेंस पे आपने कोई एग्रीमेंट बनाया उसमें जो अमाउंट रिसीव किया वो डालना है। सिक्स में एडवांस जो आपने रिसीव किया होगा फिर सेक्टरल रेगुलेटर और इन अकॉर्डिंग विद द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वो आपको वहाँ डालना है एज एडवांस फॉर सब्सक्रिप्शन टू वन पब्लिकेशन वेदर इन प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक टू बी एडजस्टेड एंड रिसीट फॉर सच पब्लिकेशन। 7 में उसका अमाउंट आपको डालना है। फिर यहाँ एन नंबर में आते हैं जहाँ पे आपको अमाउंट ब्राउट इन बाय promoters of the company by way of unsecured loan in pursuance of the stipulation of the lending financial institute of a bank, वो आपको वहाँ पे डालना है। ओ में एनी अमाउंट रिसीव बाय द निधि कंपनी अकॉर्डिंग विद द रूल मेड अंडर सेक्शन 406 ऑफ द एक्ट, उसमें निधि कंपनी के अकॉर्डिंग हमने कोई अमाउंट रिसीव किया है अंडर सेक्शन 406 ऑफ द एक्ट में तो उसका अमाउंट डालना है। एंड देन फिर यहाँ पी में कोई भी अमाउंट हमने रिसीव किया है एज अ वे ऑफ सब्सक्रिप्शन रिस्पेक्ट ऑफ चिट फंड एक्ट 1982 में तो वो अमाउंट आपको वहाँ पे डाल देना है। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं अगेन एंड यहाँ पे क्यू में आते हैं कोई भी अमाउंट आपने रिसीव किया है बाय कंपनी अंडर एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इन कंप्लायंस विद द रेगुलेशन फ्रेम बाय द सेबी, तो उसमें आपने कोई भी अमाउंट रिसीव किया है एक इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर तो उसका अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। एंड देन फिर फर्दर आर में आपने कोई भी अमाउंट अगर अमाउंट 25 लाख रुपीज़ और मोर रिसीव बाय स्टार्टअप कंपनी से आपने 25 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट रिसीव किया है कन्वर्टेबल नोट के टर्म में देन उसका यहाँ पे डाल देना है। देन फिर हम यहाँ पे आते हैं एस में जो ये लास्ट है 50 नंबर कॉलम का, एनी अमाउंट रिसीव बाय कंपनी फ्रॉम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, वेंचर कैपिटल फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड रजिस्टर विद द सेबी, तो उन सबसे ही आपने कोई भी अमाउंट रिसीव किया उसका वैल्यू यहाँ पर डाल देना है। तो हम अपने कंपनी के अनुसार यहाँ पर डाल दे रहे हैं एंड होप कि आपने भी 50 नंबर कॉलम में अपने कंपनी और ऑडिट रिपोर्ट जो है आपकी कंपनी के अनुसार वो डेटा को फिल कर लिया होगा। तो ये 50 नंबर कॉलम हमारे यहाँ समाप्त होता है और अब हम चलते हैं 16 नंबर पे। तो 16 नंबर फील्ड में हमें क्रेडिट रेटिंग अगर आपने कोई ऑप्ट इन की है अपनी कंपनी का तो वो आपको डालना है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन है, आप डाल भी सकते हैं और इससे खाली भी छोड़ सकते हैं। तो आपका सिम अगर बनता है तो आप फिल करिए, हमारे में नहीं बनता है हमने खाली छोड़ दिए। फिर हम अटैचमेंट्स में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑडिटर सर्टिफिकेट अटैच करना होता है। तो यहाँ पे हम ऑडिटर सर्टिफिकेट अटैच करने वाले थे, हमें अटैच का बटन पर क्लिक करके अपना ऑडिटर सर्टिफिकेट यहाँ अटैच कर देते हैं। आप ऑप्शनल अटैच में भी कोई और अटैचमेंट कर सकते हैं। अगर आपको एमसीए को कोई ऑप्शनल अटैचमेंट अटैच करना है एज अ प्रूफ तो हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपने ऑडिटर सर्टिफिकेट अटैच कर दिया है। आप नीचे यहाँ से इसे रिमूव भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, अगर आपको कुछ एरर नज़र आता है और फिर से इसे अटैच कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम यहाँ नीचे आते हैं डिक्लेरेशन में, जहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने रिजोल्यूशन नंबर डालना होता है, जो भी रिजोल्यूशन नंबर हो आपके कंपनी के अनुसार वो आप यहाँ पे डाल दें। वो डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन बॉक्स से डेट सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, आप भी अपनी कंपनी के अनुसार यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे हमने डेट सेलेक्ट कर ली है। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आप पढ़ सकते हैं चाहे तो, यहाँ पे एमसी के द्वारा डिक्लेरेशन दिया आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर फर्दर हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, जहाँ पे आप इसके डिजिटल सिग्नेचर करना होता है। यहाँ पे आप वेरीफाइड या सर्टिफाइड नहीं कराना होता है इसे आपको सीए या सीएस के द्वारा, आप इसे खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप क्या हैं, डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, सीएफओ। तो हमारे सिम में डायरेक्टर है तो हमने डायरेक्टर सेलेक्ट कर लिया। देन फिर फर्दर आपको डिन नंबर डालना होता है अपना डायरेक्टर का, जो कि 8 डिजिट का होता है, तो वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। एंड ये डालने के बाद फिर हमें यहाँ चेक फॉर्म वाला बटन पर क्लिक करना होता है।
चेक फॉर्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बार फॉर्म चेक करेगा, कोई भी एरर होगा तो आपको बता देगा, और अगर नहीं होगा तो आपके सामने कैसा मैसेज आएगा, फॉर्म लेवल प्री स्क्रूटिनी सक्सेसफुल। इसके बाद आपको प्री स्क्रूटिनी करना है, बट उससे पहले यहाँ पे आपको डिजिटल सिग्नेचर करना होता है अपना डायरेक्टर का। तो अगर आपको डीसी करना आता है तो यहाँ डीसी कर लीजिए। अगर नहीं आता कि कैसे डिजिटल सिग्नेचर आप कर सकते हैं तो हमें कमेंट कर दें, हम उसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने का जरूर से कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपना कंपनी के डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर कर लिया है, आप भी अपने डायरेक्टर का कर लिए होंगे, आई होप सो। एंड देन फिर फर्दर आपको प्री स्क्रूटिनी बटन पर क्लिक करना है, और जब एक बार ये फॉर्म सक्सेसफुली प्री स्क्रूटिनी हो जाएगा तो ये एमसीए के साइड में सबमिट करने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर आपको ये वाला सबमिट वाला बटन पर क्लिक करके इसे एमसीए के पोर्टल पर जाके सबमिट कर देना है। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैसे आप DPT-3 फॉर्म को ईजिली फाइल कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं एमसीए के पोर्टल पे। हम भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसके लिए आप हमारे मेल tds@airtelmail.in पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्यूरी या सवाल हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपडेटेड रहें। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।